अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हो खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हयाम, जिसके राइटर हैं अनम बुखारी। लेट्स स्टार्ट। वो ऑफिस से आते ही सीधा अपने माँ बाप के कमरे में गया। वो जब से बैठा था सर झुकाए हुए था और लब खामोश थे। उसकी माँ और बाप अपनी जगह लब सिए बैठे हुए थे। अब्बू। वो कितने दिनों बाद उनसे हमकलाम था। उनके बाप ने नर्म निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। अम्मी, बोलो मेरी जान। उसकी माँ ने उसके हाथ थाम कर चूमे। मेरी एक बात मानेंगे? वो उम्मीद भरी नजरों से सवाली था। जो चाहे मांग लो। अब की बार जवाब हसन साहब ने दिया। अबू चले उठे, तैयार हो जाएं दोनों, हम खाला की तरफ जाना है। निदा बेगम जान गई थी कि वजह क्या थी। जिस वक्त का सामना वो करने से डर रही थी, शायद अब वक्त आ गया था कि उसका सामना कर ही लिया जाए। ठीक है, चलते हैं। बदले में मेरी एक बात मानोगे? हसन साहब ने हामी भरते हुए मजीद एक सवाल किया। उनके लहजे में हिचकिचाहट थी। जो चाहे मांग लीजिएगा। वो मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया। पीछे उसके माँ बाप उस सोच में थे कि वो दिल से मुस्कुराया था या फिर तंजिया। हवेली की तमाम औरतें वहीं सहन में नमाज अदा कर रही थी, सिवाय हयाम के। वो खामोशी से अपनी जगह बैठी ऊपर नजर आते खुले आसमान को तकने में मसरूफ थी। अम्मा बेगम ने दुआ से फारिग होकर से यूं बैठे देखा तो टोक दिया। बीबी, यूं मगरिब के वक्त खुले आसमान तले बैठकर स्याही को नहीं तका जावे है, हुसत होती है। आज हयाम ने गौर किया था कि वो ना पंजाबी बोलती थी और ना उर्दू, बल्कि दोनों को मिलाकर कोई तीसरी जुबान। सिर्फ वही नहीं बल्कि वो इस गांव की जितनी भी औरतों से मिल चुकी थी, सबका अंदाज ऐसा ही था। हयाम ने इन्हें देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। कोई और वक्त होता तो वो जरूर पलटकर जवाब देती, लेकिन अभी वो खुद अजीब घबराहट में थी। चुप करके सर ढांप खड़ी हो गई। बशीरा भी, जो अब सामान समेट रही थी, उनकी मदद करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत में बदलाव आ रहा था। और वक्त कितना लग रहा था? महज चंद दिन। क्या दिनों की रेस में कभी इंसान सर से लेकर पांव तक बदल जाता है, या बदल सकता है? हाँ, शायद। अगर खुदा इंसान के दिल बदल देना चाहे तो सब हो सकता है। मनाल ने नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेचैनी ने आ घेरा। एकदम कुछ अजीब वसवसे उसे अपने गिर्द सांस तंग करते महसूस हुए। वो बिना कुछ मांगे उठ गई। चेहरा मोड़कर हयाम पर उसकी निगाहें जा रही थी। उसी लम्हे हयाम ने भी उसे देखा। शायद वो उसके दिल की भी कैफियत महसूस कर गई थी। उसे यहाँ आए हुए वक्त ही कितना हुआ था? चंद महीने। क्या इतना अरसा काफी होता है किसी के दिल से जुड़ जाने के लिए? मनाल तेज कदम उठाती उस तक आई और सरगोशी अंदाज में बोली, चलो, यहाँ मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। हाँ चलो। हयाम ने हाथ में पकड़ा सामान वहीं जमीन पर रख दिया और उसका हाथ मजबूती से थाम कर चलने लगी। सब नमाज अदा कर चुके थे। अभी वो बरामदा अबूर भी ना कर पाई थी कि बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। ये पहली मर्तबा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मनाल के कदम थम गए। उसे कभी गलत अंदेशे नहीं हुआ करते थे। उसे डर लग रहा था, न जाने क्या होने वाला था। हयाम ने ना समझी से उसे देखा। वो चल क्यों नहीं रही थी। एक मुलाजमा बाहर से होती बरामदे में आई और अम्मा बेगम के सामने खड़ी बोलने लगी। अम्मा बेगम, छोटे शाह आए हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। पैगाम भिजवाने का मकसद ये था कि चेहरे ढांप लिए जाएं। वैसे तो वो सब शाहमीर के सामने चेहरा न ढांपती थी, लेकिन अम्मा बेगम उनकी बड़ी थी और बड़ों की मौजूदगी में कुछ चीजें बतौर इज्जत देने के लिए की जाती हैं। किरण ने झट से चेहरा चादर की ओट में किया, जबकि मनाल में इतनी सख्त भी न थी। हाल बता उसकी पीठ बाहर से आने वाले रास्ते की जानिब थी। शामिर के आने की खबर सुन अम्मा बेगम का चेहरा रोशन हो गया। वो रोज कहीं जाता तो अम्मा बेगम बैठ उसका इंतजार करती रहती थी। शामिर उससे उसे मोहब्बत तो उनकी कुदरती थी। शामिर चलता हुआ बरामदे में आया। उसके कदम मजबूत लेकिन चाल सुस्त थी, लेकिन अम्मा बेगम का ध्यान उस पर था ही कब। उनका ध्यान तो उसकी गोद में मौजूद बच्चे पर था, जो उसके सीने पर लगा वो सुकून नींद सो रहा था। बल्कि सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, बरामदे में मौजूद तमाम लोगों का ध्यान वहीं था। किसी सवाल की कोई तुक ना वहीं थी। वो चेहरा हूबहू उस जैसा ही तो था। उस बच्चे की मुशाबत बिल्कुल उसकी माँ सी ही तो थी। मनाल। शामिर ने उसकी कमर पर नजरें जमाए उसे पुकारा। शामिर की आवाज सुन वो पलटी। उसने चेहरा नहीं ढांपा था, उसके हाथ इनकारी थे। शामिर की गोद में मौजूद बच्चे को देख उसके मुंह से फकत दो हर्फ निकले,
जो हयाम के पाँव के नीचे से जमीन खींच गए। मेरा बच्चा। वो हंसो हरकत वहीं खड़ी रही। एक आंसू का कतरा उसकी पलके भिगो चेहरे पर बह गया। वक्त गुजर रहा था। एक कतरा, दो कतरे, तीन। रफ्ता रफ्ता उसके आंसुओं में रवानगी इख्तियार कर गए। वो हिचकियों समेत रोने लगी। उसकी सिसकियां हवेली में गूंज रही थी। आज मनाल बुखारी पहली मर्तबा चीखो पुकार कर रही थी। वो जमीन पर गिरती चली गई। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, लेकिन वो काम हयाम पहले ही कर चुकी थी। उसे बाहों में समेट वो आहिस्ता आवाज में न जाने क्या कह रही थी। वो तमाम लोग उस टाइम हॉल में बैठे थे, लेकिन बोलने की गलती किसी ने भी ना की थी। शमाइला बेगम की आंखों में लाली वाजिया थी। शायद कि उन सबके आने से पहले वो रोई थी। और क्यों ना रोती, जिस बात पर अपनी बेटी का दिल दुखाकर हामी भरवाई थी। कैसे तमाम बातें सीधा रास्ता बदल उन पर आकर रुक गई थी। अगर उसे आईना देखना कहते हैं तो क्या बदसूरत अक्स था। बेटियों से मंसूब हर बात ही कच्ची डोर होती है, जो न जाने कब टूट जाए मालूम ही नहीं होता। और अगर बिलफर्ज वो टूट जाए तो पता नहीं कौन कौन से लेबल बेटियों से वाबस्ता कर दिए जाते हैं। शमाइला आपा, अगर आप माफी मांगने आई हैं तो मेहरबानी करके मत मांगिएगा। जो बेइज्जती मेरी औलाद के नसीब में थी वो उसे मिल गई है। लहजा रंधा हुआ था। नीता बेगम अपनी जगह शर्मिंदा हुई। शमाइला बेगम ने एक मरतबा फिर बोलना शुरू किया, और देखे जरा, मेरी औलाद सब कुछ जानती थी, लेकिन मजाल है जो माँ को बनक तक पढ़ने दी हो। आप ही तो मेरी बहन थी, आकर बताती तो कि तुम अब तक जिस बने रिश्ते की खुशी में मस्त हो, थम जाओ। अब कोई रिश्ता रहा ही नहीं। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। सब फिर खामोश बैठे रहे। आरस का झुका सर मजीद झुक गया। हसन भाई, आप बताएं, मेरी परी की जगह आपकी मशल होती और मेरा बेटा ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? उनके आंसू लगातार बह रहे थे। खाला। आरस ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इजाजत ना दी गई। मत कहो मुझे खाला। तुम्हारा मेरा ताल्लुक उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुमने ये तक ना सोचा कि तुम्हारी बेवा खाला की इज्जत का सवाल है। अब खानदान में बात फैलेगी तो मेरी बेटी का सारा कसूर निकलेगा। शमाइला, बहन हो तुम मेरी, समझो कि तुम्हारे भाई से एक गलती हो गई, वही सुधारने आया हूं। आरस के मामले मुझसे कोताही जरूर हुई, लेकिन अब मैं ही एक और मजीद फैसला कर रहा हूं। परी को मेरे बाजल से मंसूब कर दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हसन साहब ने उन्हें मुखातिब किया। भूल जाए भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है। आपके किसी बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का नाम नहीं जोड़ना। माफ कर दो अपनी बहन को। चाहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लेती हूँ। नीता बेगम उठकर अपनी बहन के बराबर में बैठी और हाथ जोड़े, जिन्हें शमाइला बेगम ने फौरन थाम लिया। जो भी हो, वो बहन थी उनकी। आपा, कोई वजह तो बताई होती है आप लोगों ने। तुम बताओ आरस, क्यों मेरी परी तुम्हें कोई कमी लगती है उसमें? खाला कैसी बात कर रही है? कोई कमी नहीं है उसमें। आरस का लहजा कितना बेबस था। साथ को उस पर तरस आया। तो क्या किसी और लड़की को पसंद करते हो? जवाबन खामोश रहा। मशल ने फौरन बात को वापस असली मौजू की जानिब घुमाया। खाला मान जाए, परी बादल भाई के साथ बहुत खुश रहेगी। मान जाओ शमाइला? आपा देखे तो मैं इन बातों में भूल ही गई। बादल के लिए मैं मान भी जाऊं तो कैसे रिश्ता हो सकता है? हयाम। लेकिन बाकी सबकी खामोशी ने बहुत कुछ बावर करवा गई थी। तो क्या वो मंगनी भी टूट गई? लहजे में हैरानगी रकम थी। जवाबन नीता बेगम ने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई। क्यों? नीता बेगम ने अपनी बहन के सवाल पर चेहरा उठाकर आरस को देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। नजरों का ये रद्दोबदल शमाइला बेगम को बहुत कुछ बता गया। आरस की जानिब देखे वो एक मरतबा फिर सवाल कर गई। तो क्या तुमने मेरी बेटी को उस हयाम के लिए छोड़ा है? आरस ने यह सवाल सुनते ही एक मरतबा फिर सर झुका लिया। आंखें मूंदे सर्द आहबरी। जिस बात से वो डर रहा था वो सच हो गई थी। मैं तो समझी थी कि उस घर के लोग हयाम नाम की माला जपते रहते हैं, तो जरूर खलूस में गुंदी लड़की होगी। मेरी परीक्षा ने तो न जाने क्यों आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किया, खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर। मंगनी के दिन तो उसे यूं समझा कर गई थी, मुझे लगा कि उससे अच्छा कोई नहीं। और देखे आपा, यूं पीठ पीछे वो किया कुछ। साथ ही पीछे फौरन दीवार की ओट से बाहर निकल आई और अपनी माँ की बात काटी। अम्मी बस कर दे, हयाम के बारे में कुछ गलत बात मत कीजिए, वो बहुत अच्छी है। मशल ने आंखों में आंसू लिया आरस को देखा। आज मशल को भी मालूम हो गया था कि वो कौन सी कुर्बानियां थी जो आरस ने दी थी, लेकिन इस दुनिया ने वो कुर्बानियां कहाँ रहने दी थी।
आरज ने निगाहें उठाकर अपने बाप को देखा। वो सर झुकाए बैठे थे। वो जानता था यहाँ मौजूद लोग उसका गिरेबान तक नोच डालते तो हसन साहब उफ तक न करते, लेकिन हयाम के किरदार पर बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस्माइला, हयाम बेकसूर है, तुम कुछ नहीं जानती, और इन सब बातों को छोड़ो, जो बात हम करने आए हैं उसका जवाब दो। तुम्हें मंजूर है या नहीं? इस्माइला बेगम ने शिकायती नजरों से अपनी बहन को देखा और फिर एक नजर अपने बेटे को देखा जो तब से खामोश बैठा था। ठीक है, लेकिन निकाह होगा, वो भी कल। कल आए और सादगी से निकाह के 2 बोल पढ़वा कर चाहे तो अपनी अमानत साथ ले जाए, लेकिन कल नहीं तो कभी नहीं। परी ने अपनी माँ को दुख से देखा। कुछ देर पहले वो जो कह रही थी उनकी बेटी उन पर बोझ नहीं, तो क्या वो झूठ था? हमें मंजूर है, कल ही निकाह होगा, आरस कहता हुआ खड़ा हुआ। उसकी नजरें अम्मा वक्त अपने बाप पर थी। चलें अब्बू। आगे बढ़कर हसन साहब को सहारा देकर खड़ा किया और उन्हें लेकर चलने लगा। आ जाए अम्मी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मशगल को आने का इशारा करता वो माँ से कहकर चला गया था। एक हुनर जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं, कैसे अपनी हंसी को जब्त करूं, सुन रहा हूं कि घर गया हूं मैं। क्या बताऊं कि मर नहीं पाता, जीते जी जब से मर गया हूं मैं। अब है बस अपना सा मनादर पेश, हर किसी से गुजर गया हूं मैं। वही नाजो अदा, वही गमजादे, सरबासर आप पर गया हूं मैं। अजीब इल्जाम हूं जमाने का कि यहां सबके सर गया हूं मैं। कभी खुद तक पहुंच नहीं पाया, जबकि वह उम्र भर गया हूं मैं। हयाम उसे खुद में समेटे आहिस्ता आवाज में उसके कान में सरगोशियां कर रही थी। बदहाल कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसकी सिसकियां रफ्ता रफ्ता मदम हो रही थी, लेकिन शायद वो दिल का सारा गुबार निकाल बाहर फेंकना चाहती थी। खामोश हो जाओ। मनाल ने चेहरा उठाकर उसको देखा तो हयाम ने उसको देख एक मिनट बाद फिर बोला, तुम्हारा बच्चा है ना वो? जवाबन मनाल ने आंसू बहाते इस बात में सर हिलाया। वो तुम्हारा मुंतजिर है, तुम्हारे लम्स का प्यासा, और तुम उसके चाहो से खुद में समेट लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मनाल ने चेहरा मुड़कर शामिर की गोद में मौजूद बच्चे को देखा तो उठकर उसके पास आई। उसके करीब आते ही शामिर ने बहुत ध्यान से उसे सोए हुए वजूद को खुद से अलग कर उसकी असल माँ को थमा दिया। अपनी औलाद का लम्स महसूस करते मनाल ने आंसू एक मिनट बाद फिर रवानगी इख्तियार कर रहे थे। हयाम ने आगे बढ़कर मनाल को कांधों से थामा और उसे लेकर बरामदे से चली गई। उस वक्त उन दोनों को सिर्फ तन्हाई चाहिए थी, ऐसा हयाम का ख्याल था। बाकी सब अपनी अपनी जगहों पर दम साधे वैसे ही खड़े थे। अम्मा बेगम अपनी जगह से खड़ी हुई और सबको जाने का इशारा करके अपने कमरे की जानिब चल दी। हयाम मनाल को उसके कमरे में ले आई थी। वो दरवाजे पर खड़ी मनाल को देखे जा रही थी, जो चलकर अपने बेड तक गई और अपने बच्चे को वही बेड पर लिटाकर उसके साथ ही लेट चुकी थी। उसका हाथ थाम उसे दीवाना वार चूम रही थी। कभी बच्चे का हाथ चूमती तो कभी माथा, उसके चेहरे पर अपने बोसों का लम्स छोड़ती तो कभी उसके हाथ पर। वो सच में आज एक माँ होने की अक्कासी कर रही थी। हयाम ने दरवाजा आराम से बंद किया और चंद लम्हे वहीं खड़ी कुछ सोचती रही। उसे मनाल की पुरानी बातें याद आ रही थी। मनाल का जिस चीज का खौफ था वो बात अब हयाम जान चुकी थी। वो चलकर अम्मा बेगम के कमरे तक गई। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर गई तो अम्मा बेगम अकेली ना थी, वहां शामिर पहले से ही मौजूद था। अम्मा बेगम ने बेचैनी से उसे देखा। कितने सवालात थे उनकी नजरों में, वो किस किस का जवाब देती। मनाल ठीक है? शामिर ने खड़े होते हुए सवाल किया। जी भाई, उसे कुछ वक्त लगेगा मगर ठीक हो जाएगी वो। हयाम ने सर पर दुपट्टा ओढ़े मजीद ठीक करते हुए जवाब दिया। तुम कर लो जो बात करनी है, मैं बाहर हूँ। वो कहता हुआ वहां से चला गया। अब पीछे सिर्फ अम्मा बेगम और वो मौजूद थी। वो चलती हुई अम्मा बेगम के बाएं जाने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई और हाथों में उंगलियों को एक दूसरे में उलझा न जाने कौन सी उलझन सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा बेगम उसकी हर हरकत गौर से देख रही थी। वो मनाल आपसे डरती है? वो मुझसे डरती है? सवाल पूछा गया लेकिन लहजा सवालिया हरगिज ना था। उसके लहजे में कुर्ब पोशीदा था। पूछेंगी नहीं क्यों? वो हयाम को तकने लगी जैसे कि पूछ रही हो, लेकिन अल्फाज साथ न दे रहे थे। उसे डर है, आप उसे उसके बच्चे से जुदा कर देंगी। हयाम की बात पर अम्मा बेगम ने आंखें मूंदे सर दाबरी। उनके चेहरे पर थकन नुमाया थी। अम्मा बेगम की खामोशी उसे डरा रही थी।
کیا آپ سچ میں ایسا کریں گی؟ بیبی تجھے کیا لگتا ہے کر سکوں گی؟ حیام کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. وہ بولی کچھ نہ لیکن فوراً سر نہ میں ہلایا. تو پھر اس کو بول کہ ڈر مت مجھ سے. میں ابھی اتنی ظالم نہیں ہوئی کہ ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کر دوں. حیام کی آنکھوں میں موجود آنسو بہہ نکلے. وہ اٹھ کر باہر نکل آئی. باہر آئی تو برآمدے میں شاہ میر اما بیگم کے تخت نما جھولے پر بیٹھا تھا. شاہ میر کو دیکھ اس نے آنسو پہنچے اور چلتی ہوئی اس تک آئی. برآمدہ چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا. آؤ بیٹھو. شاہ میر نے حیام کو قریب رکھی تختی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. پہلے تو وہ جھجکی لیکن پھر بیٹھ گئی. نہ جانے کتنی دیر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے. دل لگ گیا ہے ادھر؟ پہلا سوال شاہ میر کی جانب سے تھا. دل لگتا کب ہے؟ دل تو لگانا پڑتا ہے، وہ جواب دیتے ہوئے مسکرائی. چچا چاچی کی بہت یاد کرتی ہوگی نا؟ اور باقی سب کو بھی؟ نہیں، مجھے وقت نہیں ملتا. میں خود کو اس حویلی میں اتنا مصروف رکھتی ہوں کہ مجھے چاہ کر بھی ہو تو وہ یاد نہیں آتے. اور اوپر آسمان کو دیکھتے چاند کو تکتی جواب دے رہی تھی. اچھا تو مصروف رہتی ہو کن کاموں میں؟ سوچوں میں. سوچتی رہتی ہوں کہ اس حویلی میں رہنے والے یہاں رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہوں گے. تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، یہاں تک کہ مجھے ایک لڑکا ہونے کی وجہ سے ہر آزادی مہیا تھی. لیکن میری بہن وہ بہت پیاری ہے مجھے. اس حویلی کے بہت سے اصول مجھے میری بہن سے دور کر رہے ہیں. جیسے جیسے میں جوان ہو رہا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پوری دنیا دیکھے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ تو اس حویلی کی دہلیز بھی عبور نہیں کر سکتی. میں اماں سے بہت شکایت کرتا تو وہ کہتی کہ اس کو ہر آسائش اس چار دیواری میں مہیا کی جا رہی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو یا کچھ اور بھی. میں اکثر اسے چھپا کر حویلی سے پیچھے آبشار دکھانے لے جاتا. لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب میں نے اپنے دین کو پڑھا، جانا اور اپنی بہن سے کچھ مناسب فاصلے بڑھا لیے. لیکن اس فاصلے کو ہم دونوں کے دلوں میں دوریاں پیدا نہیں کرنے دی. اور پھر میں نے اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کی زندگی جیتے دیکھا. ان کی آنکھیں ان کے دل پڑھنے سیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ معاشرہ ایک عورت کے لیے محفوظ نہیں ہے. حیام اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی. اپنی بہن کے متعلق بات کرتے ہوئے وہ لہجہ انتہائی شیریں تھا. حیام، یہ جو دنیا ہے نا، یہ عورت کو منہ زور دیتی ہے تو اس کی کردار کشی کرنے لگتی ہے، چاہے سے وہ منہ زور عورت کا اندر کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو. اور افسوس تو اس بات کا ہے یہ تمام باتیں خود پر پڑنے والی ہر غلیظ نظر عورت جان لیتی ہے. پھر بھی ضد اور ہٹ دھرمی خود کو بے مول میدان میں اتر جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا سب عورتیں ایسی ہیں، لیکن یہ سچ ہے. وہ ایک عورت باقی ہزار عورتوں کے لیے مرد کی نظروں میں شک کا بیج بو دیتی ہے. حیام کو ان تمام باتوں سے منال کی بات یاد آئی کہ نہیں، یہ اصول ہمارے بڑوں نے ہمیں قیدی بنانے کے لیے نہیں بنائے، یہ تو ہمیں معاشرے کے اصولوں سے بچانے کے لیے بنائے ہیں. اسے اپنے قریب کہیں منال کی آواز سنائی دی لیکن وہ وہاں نہ تھی. بھائی، اس معاشرے میں رہنے کے کیا اصول ہوتے ہیں؟ شامل اسے دیکھنے لگا جو کہ اب زمین کو گھو رہی تھی. معاشرے کی کیا ہی بات کرنی، اس جاہل معاشرے کا بس چلے تو عورت کو زندہ جلا دے. جہاں مرد کے لیے کوئی پابندی نہیں وہیں عورت پر ہزار قسم کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں. عورتوں کے حقوق کھا لیے جاتے ہیں. سب اپنا اپنا دین بھول گئے ہیں اور ان بیجا اصولوں اور مردوں کی باغی پن سے بچانے کے لیے سعادت اپنی بیویوں کو مزید دنیا کی نظر سے چھپا لے تو کیا برائی ہے حیام؟ یہ دنیا ایک پاک عورت پر ناحق الزام تراشی کرے تو زمین کانپ جاتی ہے. تو خود بتاؤ، ایک سید زادی پر انگلی اٹھائی جائے تو کیا قہر نازل ہوگا؟ اس حویلی میں رہنا تمہیں مشکل لگتا ہے تو پھر یہ بتاؤ، کیا جس دنیا سے تم آئی ہو وہاں زندگی آسان تھی؟ حیام کا جھکا سر مزید جھک گیا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. شہر جہاں سے وہ آئی تھی وہاں گھروں سے نکلو تو اتنی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوتی کہ جیسے آپ کوئی شکار ہو جس کی طاق میں ہر شکاری بازی کھیلنے میں موجود ہوتا ہے. وہ محض نام سر ہلا سکی. چلو شاباش، اٹھو، کمرے میں جاؤ، رات ہو گئی ہے، امردان خان میں سب آئیں گے. حیام سر ہلاتی اٹھتی اور چل دی. ابھی اس نے براندے سے قدم باہر نہیں رکھے تھے جب شامیر ایک مرتبہ پھر بول اٹھا. حیام، بازل کو بھائی کہتی ہو نا تم؟ بدلے میں اس نے سچ میں تمہیں اپنی بہن بن کر دکھایا ہے.
अब जब तुमने मुझे भी भाई कहा है तो ये जान लो कि तुम मुझे एक और निस्बत से बहुत अजीज हो। रिश्तों का नाप तोल करूंगा तो तुम मुझे नाहल से कुछ ज्यादा अजीज ठहरोगी। तुम्हारे लिए अम्मा के सामने खड़ा हो गया था तो समझो कि सारी दुनिया के सामने खड़ा हूं। उसकी बात सुन हयाम की आंखों से चंद आंसू कतरे बहे। वो मुड़ी नहीं थी लेकिन वहीं खड़ी बोलने लगी। आपके सामने जो दुनिया है ना, मेरे लिए इस दुनिया में कुछ लोग वो भी शामिल हैं जो आपकी जिंदगी हैं। उनके खिलाफ खड़े हो सकेंगे तो मैं समझूंगी कि बादल भाई की मोहब्बत को मात दे दी है आपने। लेकिन मुझे मालूम है ये आपसे नहीं होगा। ये काम हयाम बुखारी लिए कोई शामिर बुखारी नहीं कर सकता, सिर्फ बादल हसन ही कर सकता है। शामिर ने जवाब देने में एक सेकंड भी जाया नहीं होने दिया। उसका जवाब हयाम के कदम साकित कर गया। हयाम बुखारी के लिए ये काम करने वालों की फहरिस्त में पहला नाम अब शामिर बुखारी का होगा। वह कहकर चला गया जबकि वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो रात कमरे में आकर ठीक से सो नहीं सकी। तंग आकर बालकनी के पर्दे हटाकर चांद की रोशनी को अंदर आने का रास्ता दिया। वहीं जमीन पर एक तरफ बिछे फर्शी कालीन पर बैठ गई। दीवार से टेक लगाए वो लगातार चांद को तकती रही। फिर कहीं जाकर न जाने रात के किस पहर नींद इस पर मेहरबान हुई। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से साथ निकला था। मौसम पहले से गर्म होने लगा था। ऐसे में वो जो रात का बालकनी के पास ग्लास डोर खुला छोड़कर सोई थी, अब सूरज की चुभती किरणों से उठ बैठी। माथे पर पसीने के चंद नन्हे नन्हे कतरे दिखाई देते थे। अब दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करती वो ना चाहते हुए भी उठकर बेड तक आई। वो नींद ना पूरी होने के बाद वापिस सोने का इरादा करके बेड के गिर पर्दों को लटका हटाकर एक साइड पर करती लेट गई। हाल बताब मर्तबा इस मर्तबा छत पर लगा पंखा चलाना ना भूली थी। अभी उससे सोए हुए 15 मिनट भी ना हुए थे कि सादिया दरवाजा खोलती अंदर चली आई। आते साथ ही वो इर्द गिर्द बिखरा सामान समेटती उससे बातें भी करने लगी। उसके मुताबिक उसकी सजदा बीबी फजर के वक्त उठ जाया करती थी। सलाम सजदा बीबी, मुझे पता है आप मुझे आने में देर हो गई और तो और कल आई भी नहीं, लेकिन फिक्र ना करे, अब छुट्टी नहीं करूंगी। बेबे ने कुछ काम जिम्मे लगा दिए थे घर के, वो करना भी जरूरी थे। मुसलसल बोलती कालीन पर गिरे कुशन्स उठाकर ठीक करने लगी। हर चीज उसकी असल जगह पर रखती उसका ध्यान चलते पंखे पर गया तो ठीक से स्विच बोर्ड पर बटन दबाकर उसे बंद कर दिया। और यहाँ जो हयाम मोहतरम की नींद में उसके बोलने से खलल पैदा हो रहा था, अब खलल तो क्या उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। क्या मुसीबत है, दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ। वो गुस्से में बोलती उठ बैठी। उसके चेहरे पर लाली ना जाने गर्मी की बदौलत थी या गुस्से की, वो ना जानती थी। माफ कर दे सजदा बीबी, मैंने आपको सोते नहीं देखा। वही मैं सोचूं कि आप जवाब क्यों नहीं दे रही। आप सो जाएं। हयाम ने बेबसी से उसे देखा। वो उसकी नींद बर्बाद करके उसे सोने के मशवरे दे रही थी। हयाम कुछ देर मजीद यूं ही बैठी रही तो फिर वो बोल पड़ी, कुछ चाहिए तो आप बता दें, मैं फौरन ले आती हूँ। हयाम ने उसे किन अखियों से देखा। इधर आओ। हयाम ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। मुझे सोना है और अगर कोई भी में इस हवेली का हर फर्द शामिल है, मुझे उठाने के लिए आए तो उसे रोक देना। कैसे, ये मेरा मसला नहीं। और अगर मेरी नींद में दोबारा कोई खलल पैदा हुआ तो मैं तुम्हारे सर पर कुछ भारी सामान मार दूंगी, समझी तुम। और वो जो आगे को झुककर उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, अपनी सजदा बीबी की दी हुई धमकी पर आती हंसी को जब्त कर गई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि वो खुद अपनी सजदा बीबी पर हंस देती। हाँ में सकलाती हुई दरवाजे तक ही गई थी जब हयाम ने एक मरतबा फिर पुकारा, और सुनो, ये पंखा चला दो वरना पिघल जाऊंगी मैं। वो पंखा चलाती एक मरतबा फिर से मुड़ी और हयाम को तकने लगी, क्योंकि तू वापस बेड पर लेट गई थी, जैसे कि उससे जरूरी काम कोई और था ही नहीं। जहन में हयाम के सुनाए अहकामात को दोहराती वो कमरे से निकलने के लिए दरवाजा खोलने वाली थी कि उसकी ये मुश्किल किसी और ने हल कर दी। मनाल दरवाजा जोर से खोलती हुई अंदर दाखिल हुई, इतनी जोर से कि दरवाजे के दोनों को और कमरे की दीवारों से टकराकर एक मरतबा फिर हयाम को बेसकून कर गए। वैसे हवा पर सवार आई थी कि सादिया को समझने और बोलने का मौका तक न मिल सका था। हयाम, हयाम उठो, अरे कब तक सोती रहोगी, हयाम, हयाम। वो चीख चीख कर हयाम को पुकारती साथ उसे झंझोड़ कर उठाने का पूरा पूरा सरंजाम दे रही थी। हयाम ने दिल में अपनी नींद को मलामत की और इस पर लानत भेज उठ बैठी। उसकी घुसीली नजरों का रुख सादिया की जानिब था, जो आंखों को पूरा खोले हयाम को बिचारी सूरत बनाए तकने लगी। अपना हाथ माथे पर मारती वो बस इतना बोलकर वहां से भाग गई, या अल्लाह सदा बीबी के कहर से बचा ले।
जबकि उसके जाने के बाद मृणाल ने हैरान नजरों से हयाम को देखा और फिर वो बोली, इससे क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम फरमाओ क्यों आई हो? लहजा ऐसा था कि जबरदस्ती किसी ने इसको बात करने के लिए बिठाया, और था भी कुछ ऐसा ही। मुझे डर लग रहा है हयाम। एकदम नाल की आवाज धीमी हुई। हयाम ने चेहरा मोड़कर उसे नर्म निगाहों से देखा। क्यों? क्यों डर लग रहा है? उसके हाथ थामते उससे सवाल करने लगी। मेरा बेटा, वो मुझसे मेरा बेटा। हयाम ने उसकी बात अधूरी ही छोड़ना मुनासिब समझा। कोई तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं लेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अम्मा, हयाम ने एक मरतबा फिर उसकी बात काटी। अम्मा भी तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं लेंगी। ऐसा मैं नहीं, वो कह रही थी। हयाम की बात सुनने मृणाल के पूरे वजूद में इत्मीनान सा फैल गया। तुम सच कह रही हो? ऐसा उन्होंने कहा? हाँ, और मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वो क्या? वो ये कि तुमसे पहले अम्मा बेगम ने ही शामिर को, भाई को, तुम्हारा बेटा ढूंढ कर लाने को कहा था। हयाम की बात पर मृणाल जी भरकर हैरान हुई। हयाम तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ये तो बस कल अम्मा बेगम से बात करने गई थी, तो मेरे वहां पहुंचने से पहले अम्मा बेगम और शामिर भाई ये बात कर रहे थे, जो कि मैंने सुन ली। इससे ज्यादा कहानी का कोई हिस्सा मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें बता दूंगी सब सच सच। कहानी का एक लफ्ज लफ्ज बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे मेरे हवासों में वापस आने दो। और हयाम से अपने हाथ अलग करती सुस्त कदम उठाती बेड से उठकर वापसी के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। तुम ठीक हो मृणाल? मृणाल ने जाने से पहले हयाम को देखा और बोली, मैं अब तक उससे जो जंग लड़ती आ रही थी भूल गई थी कि बेबुनियाद है। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल ऐसी नफरतों को पालने में लगा दिए जिनका अपना कोई वजूद था ही नहीं। मैं एक मरतबा फिर गलत साबित हो गई हूँ आज। वो कहकर चली गई, लेकिन उसकी बातों से हयाम उलझ गई थी। मजीद सोने का इरादा मुलतवी करके वो उठ गई थी और फ्रेश होने की नीयत से कमरे से मुंसलिक बाथरूम की जानिब चल दी। अभी वो फ्रेश होकर निकली ही थी कि फोन बजने की आवाज पर फौरन घूमी। एक नजर कमरे को खुले दरवाजे को देखा और फौरन भागकर दरवाजा बंद करके लॉक लगाया। मोबाइल उठाते जो नाम सामने जगमगाता नजर आया, उसके लबों पर मुस्कुराहट बेखेर गया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से सलाम का जवाब दिया गया और जो आपके फौरन बाद हयामत की शिकवे शिकायत शुरू हो गई। बेफिक्र हो, मैं जा रहा हूँ, और ये मत समझना कि तुम भूल जाऊंगा। तुम्हारा भाई तुम्हारी हर खबर रखेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, मुझे कोई कहकर गया था, लेकिन खैर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता किसे मेरी फिक्र है और किसे नहीं। वो जल्दी ही ड्रेसिंग तक आई और आईने में खुद को देखने लगी। सफेद शलवार कमीज ओढ़े, जिसका दुपट्टा फिलहाल बेड की जीनत बना हुआ था। गीले बाल खुले हुए थे, उनसे बहता पानी कतरा कतरा उसकी कमीज के बाजू भिगो रहा था। रंगत पहले से कुछ कम आई गई थी, शायद उसे ऐसा लगा था। सेहत में तो खासा फर्क आया था। तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं तुम्हारे से बेखबर हूं, तो तुम बहुत गलत लगता है। तुम्हारे एक एक कदम पड़ने की खबर मुझ तक उड़कर आ जाती है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद उसके प्यारे भाई बादल की बात सुन वो एक मरतबा फिर मुस्कुराई। जैसे कि ये कि कब कब तुम कुछ करने की ठान लेती हो तो सामने मुखालफिन को धमकी देना नहीं भूलती, और कब फिर तुम अपना कहा कर गुजरती हो। खुली हवा में सांस लेना हो या फिर अपनों को याद करके चुपके से रोना हो, तुम्हारे भाई को तुम्हारी हर खबर मिल जाती है। वो हैरान हुई। आईने में नजर आते अपने अक्स से नजर चुराकर रुख फेर गई। अब वो ड्रेसिंग से टेक लगाकर खड़ी थी। उसके लिए ये जाना मुश्किल था वो इसके ये सब करने पर उसे तंज कर रहा था या महज अपने बाखबर होने की दलील दे रहा था। उसे इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी थी कि शामिर उसकी हर हरकत का इतने ध्यान से मुशाहिदा करता था। हाँ वही, उसके सिवा था ही कौन जो शहर में उसकी खैरियत से सबको आगाह करता। वो तो जब से यहाँ आई थी एक आध मरतबा के सिवा न कभी किसी से मोबाइल पर बात की थी और ना किसी की कॉल पिक करती। वो तो आज बादल से भी इतने अरसे से पहली मरतबा यूं मोबाइल फोन पर बात करी थी। गलत किया ना मैंने। वो जैसे इस बात पर यकीन करती थी, लेकिन इसको अना को ये गवारा ना था। वो झुक जाती, सो किसी अपने से सुनना चाहती थी। तुम्हारा दिल क्या कहता है? सामने भी उसका भाई था, वो नहीं चाहता था कि उसकी प्यारी बहन दोनों दूसरों के ख्यालात की माजूर हो जाए। मेरा दिल, वो खला में घुटती सवाल करी थी। हाँ, तुम्हारा दिल, मेरी गुड़िया का प्यारा और नरम दिल क्या कहता है? वो कहता है कि तुम गलत हो। तुमने बहुत गलत किया। अपनी जिद में तुमने दूसरों की इज्जत पर बहुत बेदर्दी से वार किए हैं। तुम अपनी महरूमियों का मदावार किसी और की महरूमियां देकर हासिल करना चाहती हो। और वो खामोश हो गई। उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। और ये कि तुम पीछे ना हटी तो खुद
तो खो ही चुकी हो, साथ साथ कुछ अपनों को भी खो दोगी। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? हमने बादल का सवाल सुन हाँ में सर हिलाया जैसे कि वो सामने मौजूद हो। लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे करूंगी भाई? तुम सब कर सकती हो, मुझे यकीन है तुम पर। हाँ मैं कर लूंगी, मुझे बस कुछ वक्त लगेगा, मगर मैं कर लूंगी। अब तुम पूछो कि भाई क्यों कॉल किया आपने? फजल अब असल मौजू पर आया था। क्यों की है? इजाजत मांगने के लिए। किस चीज की इजाजत? आखिर एक भाई को अपनी बहन से किस चीज की इजाजत मांगनी पड़ती है? निकाह है मेरा आज। ऐसा मैं नहीं, बाकी सब कह रहे हैं। मुझे तो जब तक ये बात तुम नहीं कहोगी मैं मानूंगा ही नहीं। हयाम का दिल भारी होने लगा कि उसके भाई की जिंदगी का एक इतना अहम दिन था और वो बेखबरी में थी या उसे रखा गया था। निकाह किसके साथ? परीशे। खामोशी। परीशे रहमान। बासर को आज मालूम हुआ था कि जब बोलने को आप बहुत कुछ बोलना चाहें, लेकिन दो हरफ आपसे बोलना दो बार हो जाए तो क्या होता है, कैसा लगता है। इजाजत मुझसे मांगे? मैं कौन होती हूँ आपको इजाजत देने वाली? फिर से खामोशी। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मेरी सारी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन दिल उदास था। तुम सच में खुश हो? मैं तुम्हें लेने। हयाम ने उसकी बात काटी। मैं नहीं आ सकती, आप मत आइएगा। कितनी ही देर दोनों तरफ खामोशी का राज रहा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल। मेरा ख्याल है मुझे कोई बुला रहा है, फिर बात होगी। फाजल को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसने कॉल काट दी। परीशे, यू आर अ फॉर्च्यून वुमन। तुम्हें एक खुश किस्मत हो रहा था। वो अपने भाई के लिए खुश थी। परीशा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन दिल के कहीं बहुत अंदर किसी कोने में बादल की खुशियों में शामिल ना होने का दुख उसे उदास कर रहा था। बहुत उदास, बहुत ज्यादा। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।